जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। हाल के दिनों में चर्चा में रहा है राज्यसभा, क्योंकि नीतीश कुमार ने, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिए हैं और इस्तीफा देकर राज्यसभा में जाने की तैयारी की, यानी कि राज्यसभा में वो जा रहे हैं, जिसके वजह से राज्यसभा चर्चा में है। उसी के बारे में हम लोग समझते हैं राज्यसभा क्या है। देखिए, राज्यसभा संसद के उच्च सदन होता है। संसद एक ऐसा सदन होता है, उच्च सदन, यही समझते हैं। राज्यों का परिषद, देखिए क्या होता है, राज्यों का परिषद अर्थात इसी को क्या करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, भारतीय संसद का उच्च सदन है। कैसा सदन है? संसद का उच्च सदन होता है। भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। इसमें राज्य और यूटी के, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रतिनिधि होते हैं क्या, और इसमें कहां कहां से लोग शामिल होते हैं, तो राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते व्यक्ति शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्ति मनोनीत शामिल होते हैं। देखिए, इसको आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250। कितना होना चाहिए अधिकतम संख्या? राज्यसभा के कुल अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50, जिसमें से क्या होना चाहिए? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितना मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कैसा, कौन कौन सा क्षेत्र से? जैसे साहित्य से हो गए, कला से हो गए, विज्ञान से हो गए, सामाजिक क्षेत्र से हो गए। कोई स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ होते हैं, उसको इसमें शामिल किया जाता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को नियुक्ति किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अच्छा, कुल अधिकतम संख्या 250 होते हैं। देखिए, वर्तमान में बात करें कि राज्यसभा में सीट कितना, वर्तमान में बात करते हैं उसमें सदस्य कितना है, तो 245 सदस्य। अभी कितना है वर्तमान में? 245 सदस्य है, जिसमें से 233 सदस्य कहां से है? राज्य और यूटी से है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 233 सदस्य हैं, ठीक है। और कहता है कि 12 सदस्य मनोनीत है। 12 सदस्य क्या है? मनोनीत है। राज्य और यूटी दोनों से मिलाकर कितना है? 233, और 12 सदस्य मनोनीत है। दोनों को जोड़ेंगे तो 245 ही आपका आ जाएगा। देखिए, आगे बात करते हैं कि जो सीटों का आवंटन होता है, आखिर होता कैसे है। देखिए, जो सीट बढ़ता है कि आखिर इस राज्य बिहार में कितना होना चाहिए राज्यों के लिए, राज्यसभा के लिए, यूपी में कितना होना चाहिए, गुजरात में कितना होना चाहिए, मध्य प्रदेश में कितना होना चाहिए, अलग अलग राज्य के लिए कितना सीट होना चाहिए, ये अनुसूची 4 बताता है। अनुसूची 4 के अनुसार ये कहता है कि जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और यूटी का, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीट बांटा जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अनुसूची 4 के तहत जनसंख्या के आधार पर। याद रखेंगे इस बात को, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। देखिए, यही कहता है योग्यता की बात, यानी राज्यसभा में बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, योग्यता की बात करते हैं। देखिए, योग्यता अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 84 में दिए गए हैं। राज्यसभा की योग्यता अनुच्छेद 84 में बताया गया है। देखिए, कम से क्या होना चाहिए योग्यता में? भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक हो। न्यूनतम उम्र इसको में जाने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 30 वर्ष है। संसद द्वारा कानून के माध्यम से क्या होता है, और कुछ स्पेशलिस्ट योग्यता है कि संसद द्वारा कानून के माध्यम से जो निर्धारित अतिरिक्त एक्स्ट्रा योग्यता है, वो संसद के द्वारा जो कानून बनता है उसके द्वारा जो निर्धारित योग्यता है, उसके आधार पर योग्यता होना चाहिए। यानी बात कर ली योग्यता की। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। देखिए, इसके कार्यकाल क्या होता है। यह पहला बात, यह अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाएगा। तो कैसा सदन है? यह अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, यानी कि भंग नहीं किया जाएगा। और क्या कहता है, इसके सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य। इस क्या है, यह राज्यसभा का अस्थायी सदन है। पहला बात, अस्थायी सदन है तो भंग नहीं होगा। जब भंग नहीं होगा तो सदस्य बताइए हमेशा तो रहेंगे नहीं। तो देखिए, यही कहता है कि जो इसमें का 1/3 सदस्य, कितना सदस्य? 1/3, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर, हर 2 साल पे क्या होता है, सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि हर 2 साल पे से कुछ सीट हटते हैं और वहां पे नए नए लोगों को भर्ती किया जाता है हर 2 साल पे। और कहता है प्रत्येक सदस्य का, देखिए एक टर्म लगाया गया है, प्रत्येक जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर सदस्य के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सदस्य, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य उसको बदल देते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, इसमें हम समझते हैं इसका इस्तीफा के बारे में, त्यागपत्र के बारे में। त्यागपत्र या मृत्यु या अयोग्यता किसी कारणवश
वो त्याग पत्र दे देते हैं, या उनका मृत्यु हो जाता है, या उनके ऊपर महाभियोग लगाकर हटाने की कोशिश, यानी कि अयोग्यता के कारण अगर सीट रिक्त हो गया है, क्या हो गया है, रिक्त हो गया, तो उसको भरने के लिए जो सीट रिक्त हो गया, यानी कि क्या दिया, अगर त्याग पत्र दे दिए हैं, या उनका मृत्यु हो गया है, या वो अयोग्यता के कारण रिक्त घोषित हो गया है, तो क्या कहते हैं, उसको उपचुनाव करवाया जाता है। क्या कहा जाता है, उपचुनाव आयोजित होता है। और उपचुनाव आयोजित किए जाते हैं तो क्या कहता है, निर्वाचित सदस्य केवल मूल कार्यकाल के लिए, और देखिए उपचुनाव करवाया जाता है, वो सीट भरा जाता है, यानी कि कोई भी राज्यसभा का सदस्य है, उसका त्याग पत्र दे दिए हैं, या मृत्यु उनका हो गया है, या अयोग्यता के कारण क्या हो गया, सीट खाली हो गया है, तो उपचुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन जब उपचुनाव होगा, जो पहले से निर्वाचित सदस्य थे, केवल जितना साल के लिए पहले से थे, जैसे मान लीजिए टोटल कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, जिसमें से 2/3 सदस्य चेंज होते हैं, 6 साल का होता है। अगर ये 4 साल काम कर लिए हैं तो अभी इनको 2 ही साल के लिए रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि फिर से इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। तो उतना ही समय के लिए क्या किया जाता है, सदस्य को शेष समय के लिए ही कार्य करते हैं, यही बताया कि देखिए शेष समय के लिए कार्य करेंगे। फिर कहता है सभापति जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, और कहते हैं सभापति क्या होते हैं, सदन के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, यानी भारत के उपराष्ट्रपति सभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। कौन, सदन के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। चुनाव प्रणाली, सदस्यों का चुनाव राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरीय मत माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पहला बात ये कहते हैं, समझेंगे ध्यान से, चुनाव प्रणाली कैसा होता है, जो राज्य हो गए और संघशासित प्रदेश हो गए, क्षेत्र हो गए, इसमें से जितना सारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, जितना सारा विधानसभा के, जैसे अभी बिहार से नीतीश कुमार गए हैं, तो इन बिहार के जितना सारा क्या होंगे, विधानसभा के एमएलए जो होंगे, वही चुनाव में वोटिंग करेंगे। जैसे सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरीय, ठीक है, मत के माध्यम से क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए इसमें बात करते हैं निर्वाचित घोषित होते हैं कैसे, निर्धारित जो कोटा होता है उसको प्राप्त करना होता है। जैसे मान लीजिए कि टोटल सीट 100, मान लीजिए कि 40 है, एग्जाम्पल लेते हैं 40 सीट है, 40 सीट में से सपोज 1 2 3 उम्मीदवार खड़े हैं, इनमें से 1 2 3 जिसका वरीयता क्रम सबसे पहले मिलेगा वो क्या होंगे, विनर होंगे, कोई विजेता होंगे। यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक कोटा से अधिक मत प्राप्त कर लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जितना सीट है उससे जितने के लिए चाहिए उससे ज्यादा ही सीट प्राप्त कर लिया, तो उस स्थिति में क्या होता है, अधिशेष मतों को सेकंड वाले व्यक्ति को वरीयता क्रम के अनुसार पर, जैसे मान लीजिए हम सबसे ज्यादा लेके चले हैं, उसके बाद जो हमारे से नीचे लेवल के हैं वो तो सेकंड नंबर पर, लेकिन सबसे ज्यादा वोट लाए हैं, जीत से जब ज्यादा सीट लेके चले आएंगे ना, तो क्या करते हैं कि वही वरीयता क्रम से जो आपके दूसरे नंबर पे होंगे उनको अनुपातिक प्रतिनिधि का यूज किया जाएगा। क्या देखिए लिखा गया, अधिशेष मतों को सेकंड वरीयता के आधार पर अनुपात में अगले प्रत्याशी को हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी कि और सीट उनको दे दिया जाता है। यही कहता है निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होंगे, तो देखिए केवल यूटी और स्टेट के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए ही भाग लेते हैं, क्योंकि ये विधानसभा किसका मैटर है, एक राज्य की मैटर है, तो विधानसभा के एमएलए भाग ही लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।